चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग्स फाइन। Kanchan is there, Prachi is there, Riya is there, West Sanika। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे थे अपन। बेसिक्स अपन ने डिटरमिनेंट्स वगैरह क्या होते हैं ये देखा था। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से काम करने के पीछे रीजन क्या है ये भी अपन ने देखा था। नाउ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता या फिर जैसा हमारा डिजायर्ड बिहेवियर है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम, प्राइस कम होने से डिमांड ज्यादा, ये बिहेवियर नहीं अप्लाई होता। ओके, दे आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। देयर आर सर्टेन केसेस वेयर दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड। कौन से है वो? सबसे पहला कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स मतलब बेसिकली ऐसे गुड्स जो कि अपनी प्रेस्टीज वैल्यू के लिए, स्नॉब अपील के लिए या फिर मतलब ऐसा स्टेटस बताने के लिए, एज अ स्टेटस सिंबल बेसिकली वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, दे बिकम मोर अट्रैक्टिव ओनली इफ देयर प्राइसेस आर हाई। जैसे महंगी कार, महंगे ज्वेलरी, ये सब चीजें जैसी जैसे उनकी प्राइस बढ़ते जाती है वैसे वैसे स्टेटस सिंबल बढ़ता जाता है उस चीज से जुड़ा हुआ, राइट। तो यहां पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे रिच क्लास ऑफ सोसाइटी जो है उसको ज्यादा डिमांड करेगी। इस केस में वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होगा। दूसरा है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब क्या? देखो, ये नहीं क्या सर रॉबर्ट गिफन, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, इन्होंने नहीं क्या एक इंटरेस्टिंग डेटा देखा था। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो कि 1000 रुपीज कमाता है एक वीक में। ठीक है, अब 1000 रुपीज बेसिकली वो खर्चा कर सकता है ऑन फूड इन 1 वीक। उसके पास में एक ऑप्शन है 100 रुपीज का पोटैटो खा ले वो एक दिन, या फिर 250 रुपए का पिज्जा खा ले। दोनों भी चीजें बहुत पसंद है, ये दोनों ही चीजें खाता है वो। ठीक है, या तो 100 रुपीज का पिज्जा खा ले या फिर 250 रुपए का पिज्जा खा ले। अब वो क्या करता था, 5 दिन पोटैटो खाता था और 2 दिन पिज्जा खाता था। यहां पर कितना हो गया कॉस्ट? 500 प्लस 500, बरोबर, करेक्ट। यहां पर हमारा 1000 रुपीज हो रहा है। अब क्या हुआ, पोटैटो की जो प्राइस थी ना वो 100 से, वो 100 से कितनी हो गई? 150। अब आइडियली 150 हुई तो पोटैटो की डिमांड तो कम होनी चाहिए, राइट। उसने पहला ऐसे करके देखा, बोले पोटैटो की डिमांड कम करते, अपन ऐसा करते, पोटैटो अब 5 की जगह 4 दिन खाते, 3 दिन पिज्जा खाएंगे। बट 3 दिन उसने पिज्जा खाया ना तो वहां पर ही उसके 750 रुपए लग गए। अब पोटैटो खाने में भी कितने दिन खा सकता है पोटैटो? हार्डली 2 दिन भी नहीं, 1.5 दिन, मतलब 1.5 दिन का ही स्टॉक ऑफ पोटैटो आएगा उसके पास में। 150 रुपए के पोटैटो है तो, गेटिंग द पॉइंट। यहां पर वो 3 दिन अगर उसने पिज्जा खा लिया, पोटैटो की डिमांड कम कर दिया, 5 से 4 दिन कर दिया, 150 प्लस 150 300, तो यहां पे 2 दिन में ही हो जाएंगे। बचे हुए 2 दिन क्या करेगा, राइट। सो सर रॉबर्ट गिफिन ने क्या देखा, ऐसे नेचर ऑफ गुड्स रहते हैं जहां पर भले ही प्राइस अभी बढ़ गई है बट कंपेयर टू अदर गुड्स ना वो अभी भी बहुत सस्ते हैं। इसीलिए द वर्कर्स, और बेसिकली ये बेसिकली मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं अपन उसको, इंफीरियर टाइप ऑफ गुड्स में अप्लाई होता है केस। तो पीपल आर फोर्स्ड टू इंक्रीज द कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग in spite of rise in prices. They are called Giffen goods. Was surprised to find out price of bread increased,
द ब्रिटिश वर्कर्स परचेज मोर ऑफ ब्रेड नॉट लेस ऑफ इट। वहां पर उन्होंने ब्रिटिश वर्कर्स को देखा था कि ब्रेड की प्राइस जब बढ़ी तब वो लोग जो वर्कर्स थे वो ब्रेड का कंजम्पशन कम करने के बजाय बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपेयर टू अदर फूड आइटम्स अभी भी ब्रेड बहुत सस्ता था। कंपेयर टू पिज्जा 100 से भले ही पोटैटो 150 का हो गया बट स्टिल पिज्जा से तो अभी बहुत सस्ता है। तो अपना बजट बैठाने के लिए इट वॉज स्टिल द चीपेस्ट एंड बेसिकली उनको वो ही कंज्यूम ज्यादा करना पड़ रहा है। Because when the price went up, it caused such a large decline in the purchasing power of the poor people that they were forced to cut down consumption of meat and other expensive foods. ये कहां पर अप्लाई होता है जनरली? Those goods which are inferior with no close substitutes available and which occupy substantial place in consumers budget. जिसका एक सब्सटैंशियल प्लेस होता है कंज्यूमर बजट में, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट वो स्पेंड कर रहे हैं कंज्यूमर्स उस चीज पर, वहां पर ये अप्लाई होता है। ये लाइन एक बार मार्क कर लेना, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। जो भी गिवन गुड्स है जो ऐसा बिहेवियर बताते हैं वो सारे इंफीरियर गुड्स ही है, बट सारे इंफीरियर गुड्स ऐसा ही बिहेवियर दर्शाए ये जरूरी नहीं है। थर्ड इज कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज मतलब अगेन थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं स्टेटस सिंबल या फिर लग्जरीज, बट बेसिकली नॉट दैट सुपर रिच लग्जरी। बेसिकली ये ऐसे लग्जरीज है जो कि काइंड ऑफ नेसेसिटी बन गई है हमारे आज के लाइफ में, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, राइट। सो डिमांड इज अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द सोशल ग्रुप टू विच द इंडिविजुअल बिलोंग। ऐसे गुड्स का जो कंजम्पशन है ना वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। ओके, दीज गुड्स बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट यूजेज, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। इसलिए इनकी प्राइस भले ही बढ़ती जाए बट स्टिल इनकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, ये एक्चुअली देखा जाए ना तो एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अपन ने एक्सेप्शन मतलब वो पढ़ते टाइम पर ये बोला था लॉ ऑफ डिमांड में, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेटेरिस पैरिबस, राइट। वहां पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को भी सेम रखा था, मतलब कांस्टेंट रखा था, बट ये अभी यहां पर बोल रहे हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर चेंज हो गई तो अपन ने एक आधा वेरिएबल मतलब हला दिया। एक्चुअली ये एक्सेप्शन नहीं है बट अपने को एक्सेप्शन में दिया है। व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग, हाउसहोल्ड एक्सपेक्टिंग इवन हायर प्राइस इन फ्यूचर, दे विल टेंड टू बाय लार्जर क्वांटिटीज। अभी प्राइस बढ़ रही है बट एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में और बढ़ेगी, तो अभी के हायर प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर फॉल हो रहा है प्राइस बट फ्यूचर में लग रहा है कि और ज्यादा फॉल होगा, तो अभी के फॉल पे कम डिमांड होगा। यहां पर भी उन्होंने बोला हियर इट इज नॉट द लॉ ऑफ डिमांड विच इज इनवैलिडेटेड, देयर इज चेंज इन वन ऑफ द फैक्टर्स विच वाज हेल्ड कांस्टेंट व्हाइल डिराइविंग द लॉ ऑफ डिमांड। देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरैशनल बिहेवियर। बेसिकली देखो कोई कोई लोगों का बहुत इंपल्सिव परचेजिंग का बिहेवियर होता है, जैसे अभी ये चीज आई है, नया मोबाइल आया है लॉन्च, मेरे को आज की आज ही चाहिए, राइट। दिस इज इरैशनल बिहेवियर। भले ही उसकी प्राइस अभी ज्यादा रखते हैं वो, राइट। जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उनको पता है कि लोग खरीदेंगे तो प्राइस ज्यादा ही रखते हैं। जैसे आईफोन, बाद में कम हो जाती है आईफोन की प्राइसेस, बाद में आप खरीद सकते हो, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट इरैशनल बिहेवियर हाई प्राइस पर भी ज्यादा डिमांड होती है। दूसरा, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हो सकता है आपको सही प्राइसेस, सही चीजों की नॉलेज ही नहीं है अभी, राइट। सो आपको लग रहा है जो प्राइस अभी चार्ज हो रही है वही सही प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, आपको लग रहा है आपकी एरिया में 100 रुपीज पर केजी इज द राइट थिंग, बट आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली पूरे मार्केट में 40 रुपीज पर मिल रहा है। आप हायर प्राइस पे भी ज्यादा डिमांड करोगे। डिमांड फॉर नेसेसरीज, नेसेसरीज के केस में जैसे मेडिसिन वगैरह, इसमें अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो अपने को कंज्यूम करना ही पड़ेगा, यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। एंड लास्टली स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब बेसिकली जो मतलब जैसे अपन गैम्बलिंग वगैरह के लिए, काइंड ऑफ गैम्बलिंग नहीं बोल सकते अपन, बट जैसे बेसिकली शेयर मार्केट्स वगैरह, अपने को प्राइस मूवमेंट से अपन प्रॉफिट वगैरह जिसमें देखना चाहते, कमाना चाहते, वहां पर भी अगेन ऐसा ही होता है कि अगर प्राइस ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशन है, प्राइस ऊपर जा रही है अभी और फर्दर ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पर अगेन
लोग ज्यादा डिमांड करेंगे इवन एट राइजिंग प्राइसेस। Now, expansion and contraction and increase and decrease. देखो, अगर मैं बोलूं यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी, दिस इज माय डिमांड कर्व। मेरी प्राइस इतनी है, मेरी क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलता है? वेन एवर देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, only and only price, we say there is expansion or contraction of demand. Expansion or contraction happens only and only because of one factor called price, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम हो जाएगी इधर साइड में, राइट। वी से इन सच अ केस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। और अगर प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई तो वी से देयर इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइस तो वी से देयर इज एक्सपांशन, अगर प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है तो वी से देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर क्या होती है, ये बोलते हैं कि एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन में नहीं, क्या द पर्सन मूव्स ऑन द सेम डिमांड कर्व, ऊपर या नीचे। पहले इस पॉइंट पर थे, सेम डिमांड कर्व पर क्या कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वी मूव टू दिस पॉइंट, एक्सपांशन में वी मूव टू दिस पॉइंट, बट डिमांड कर्व अभी सेम ही है, राइट। ऐसा जो है मूवमेंट ऑन द सेम कर्व होता है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कहां मूवमेंट होगा, ऊपर या नीचे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड अगर मैं बोलूं तो वहां पर मूवमेंट वुड बी ऑन द सेम कर्व, अलोंग द सेम कर्व, बट ऊपर या नीचे? अप साइड में, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन में क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, एक्सपांशन मतलब बढ़ना, राइट। सो इफ देयर इज कॉन्ट्रैक्शन we say upward movement along the same curve, if there is expansion we say there is downward movement along the same curve. This happens only and only because of one factor, price. पहली है चार लाइन बस, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड ऑल शो दैट व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स quantity demanded rise increases, when as a result of decrease in price quantity demanded increases, we say there is expansion, on the other side contraction. अब इसके अगेंस्ट, इसके ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते अपन, बट ऐसा ही एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज यहां पर अपन ने एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन देखा हो, किस वजह से हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से। बट अब प्राइस के अलावा और कोई फैक्टर के वजह से अगर मेरी डिमांड में कम, डिमांड जो है बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वी से दैट देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से होता है? फॉर फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। हो सकता है इनकम बढ़ गई कंज्यूमर्स की, हो सकता है मे बी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए इन फेवर, राइट। इस केस में क्या होता है? देयर इज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व।
अगर मेरा प्राइस है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन की इनकम बढ़ गई, अभी ये हर एक प्राइस पर, इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी, नीचे वाले प्राइस पर इतनी क्वांटिटी। अब कोई पर्सन की इनकम बढ़ गई तो नॉर्मली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सेम प्राइस पर वो हो सकता है ये ज्यादा डिमांड करे इस पॉइंट तक, ये वाले प्राइस पर यहां पर भी इससे ये वाले पॉइंट से ज्यादा डिमांड करे यहां तक। तो वी गेट काइंड ऑफ अ डिफरेंट कर्व ऑल टुगेदर। Whenever we say that there is an increase in demand because of changes in factors other than price, there is a rightward shift of demand curve. और अगर because of change in factors other than price, if there is decrease in demand, we say there is leftward shift of the demand curve. ठीक है, other factors other than price which might cause an either increase or decrease in the quantity demanded, और डिमांड बेसिकली ये उन्होंने एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन किया है। एनी चेंज that increases the quantity demanded at every price shifts the demand curve to the right and is called the increase in demand, and any change that decreases the quantity demanded at every price shifts the demand curve to left and is called decrease in demand. नाउ इन्होंने यहां पर कुछ नॉन प्राइस डिटरमिनेंट्स दिए हैं अपने को कि इन वजह से क्या होगा। ठीक है, जैसे अपन ने प्राइस एक डिटरमिनेंट पता है, बाकी अदर डिटरमिनेंट्स के वजह से क्या होगा। देखो, एक है राइटवर्ड शिफ्ट, एक है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है। राइटवर्ड शिफ्ट क्या है? इंक्रीज है। तो राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। मैं आपको 2-3 फैक्टर्स बता दूं, मुझे बताइए बिना पढ़े कि वहां पर इंक्रीज होगा उस वजह से या डिक्रीज होगा। अगर इनकम बढ़ गई लोगों की, अगर इनकम बढ़ गई तो देयर वुड बी इंक्रीज, दैट इज राइटवर्ड शिफ्ट, और डिक्रीज दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज होगा, परफेक्ट। अगर इनकम कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वैसे ही वेल्थ बढ़ गई तो राइट, डिक्रीज हो गई वेल्थ तो लेफ्ट। ये एक सोच के बताना, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस में डिक्रीज हो गया तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड शिफ्ट? सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट या लेफ्टवर्ड? कोई बोलता है लेफ्ट, कोई बोलता है राइट। करेक्ट आंसर इज लेफ्ट। देखो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में डिक्रीज हो गया अगर, तो सब्स्टिट्यूट ज्यादा सस्ता हो जाएगा। लोग ये मेरा मेन प्रोडक्ट छोड़कर सब्स्टिट्यूट पर चले जाएंगे, मेरी डिमांड तो कम हो जाएगी ना। मेरी डिमांड कम हो जाएगी तो देयर वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वैसे ही यहां पर अपने को पूरा दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए। अगर नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो गए तो देयर वुड बी राइटवर्ड शिफ्ट, नंबर ऑफ बायर्स डिक्रीज हो गए तो, परचेस करने वाले ओवरऑल कम हो जाएंगे तो देयर वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चेंज जो है इन फेवर हो गया टेस्ट प्रेफरेंसेस का तो राइटवर्ड, चेंज इन अगेंस्ट हो गया द कमोडिटी तो लेफ्टवर्ड। रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु फेवर द कमोडिटी, जो लोग वो चीज खरीदते हैं उनके फेवर में अगर उन लोगों की इनकम बढ़ गई, बेसिकली राइटवर्ड शिफ्ट। अगर उन लोगों की इनकम कम हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बेसिकली अगर उनको ज्यादा हो रहा है तो ऐसा सब होगा।
एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर फेवर में है तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर डिस्करेजिंग है तो फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट. मूवमेंट्स अलोंग द कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. देखो अभी अपन ये चीज को नॉर्मली सिमिलर टर्म्स में बोलते हैं, बट एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग whenever we say that because of price अगर कुछ चेंज हुआ है तो we say that there is change in quantity demanded, और अदर फैक्टर्स के वजह से हो रहा है तो we say there is change in demand. ठीक है. वापस बस मूवमेंट एंड शिफ्ट के बीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. मूवमेंट क्या है? मूवमेंट इंडिकेट्स, मूवमेंट अलोंग द कर्व इंडिकेट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ प्राइस, एंड इंक्रीज इन डिक्रीज refers to shift of curve, shift of the whole curve. एक बार क्विकली समराइज करेंगे. इफ इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस तो देयर इज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इज इटसेल्फ मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, सेम कर्व पर ऊपर या नीचे. अगर प्राइस कम होने से मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो देयर इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द कर्व, राइट. इफ देयर इज बिकॉज ऑफ प्राइस राइज, अगर मेरी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है तो देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, और वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है? इफ बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स मेरी डिमांड बढ़ रही है तो वी से देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, या फिर राइटवर्ड शिफ्ट. अगर अदर फैक्टर्स के वजह से क्या हो रहा है, मेरी डिमांड जो है वो कम हो रही है तो वी से देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज इन डिमांड. Now, coming to the important concept, elasticity of demand. इलास्टिसिटी मतलब क्या? क्या पता है आप लोगों को? शॉर्ट में अगर क्विकली बताएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या? Responsiveness of demand. Okay. Responsiveness of demand. Okay. Responsiveness. Sensitivity, both are same. Basically, डिमांड जो है वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं प्राइस, अभी अपन बात करते हैं सिर्फ प्राइस की. मेरे प्राइस में चेंज होने के वजह से मेरी डिमांड चेंज होती है, बट कितनी चेंज होती है, कितने ज्यादा, मतलब फोर्स से या मैग्नीट्यूड से चेंज होती है, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, कितनी सेंसिटिव है, दिस इज शोन बाय इलास्टिसिटी. We would want to know how sensitive is the demand for a product, right? अगर उसका डेफिनेशन अगर अपन देखें इलास्टिसिटी का, तो इट इज इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, राइट. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स. एक मेरे जो वेरिएबल में चेंज होने के वजह से मेरी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट माय इलास्टिसिटी इज. और आई कैन से, अगर फॉर्मूला वाइज, परसेंटेज चेंज इन माय क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द वन ऑफ द वेरिएबल्स दैट डिटरमाइंस डिमांड. ठीक है. अभी अपन जब बात कर रहे हैं, अपन मेन बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइस की. अभी पहले जो है सिर्फ प्राइस के ये एक डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इट कैन बी सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. मेरे प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरी डिमांड कितनी चेंज हो रही है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. सिंपली price elasticity of demand expresses the degree of responsiveness of quantity demanded to a good to change in its price. Now, price elasticity का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर कोई वैल्यू मेरी 10 से
12 हो रही है, तो परसेंटेज चेंज यहां पर कितना है? 10 से 12 हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना है? ₹10 की चीज थी जो अब ₹12 की हो रही है, ये पूछ रहा हूं मैं, तो कितना परसेंटेज चेंज है? ट्वेंटी परसेंट ना? डब्ल्यू क्या? अरे मैं क्या पूछ रहा था, आपको समझा क्या? अगर कोई चीज ₹10 की है और अब वो ₹12 की हो गई, तो यहां पर परसेंटेज चेंज कितना हुआ है? 10 से 12 गई है, मतलब ₹2 का चेंज हुआ है। बेस कितना था अपना? ₹10 डिवाइडेड बाय 10, और इसको परसेंटेज करना रहे तो मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ गया ये? 20%, राइट? ऐसी तो निकालते हैं अपन इलास्टिसिटी में परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने में कुछ आपको डाउट, दिक्कत है क्या, वो बताओ क्या वापस से? इट्स फाइन। ओके, रिया, प्राची, कंचन, ओके। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका अपन डेरिवेशन वगैरह क्लास में देखते हैं। अभी ऑब्वियसली वी कांट गो इनटू दैट, बट अल्टीमेटली अपने पास में जो है फॉर्मूला जो अल्टीमेटली निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है? ये वाला। एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, दूसरा ये वाला चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। दिस इज अवर प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, राइट? अब एक और चीज यहां पर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी नहीं क्या हमेशा निगेटिव में एक्सप्रेस की जाती है। निगेटिव में क्यों एक्सप्रेस की जाती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इसीलिए द निगेटिव साइन इज देयर, राइट? बट इंटरप्रिटेशन करते टाइम पर अपने को क्या ध्यान में रखना है कि जितना बस मैग्नीट्यूड है उतनी इलास्टिसिटी है। मतलब अगर अपन बोले -4 और -2, तो वैसे देखा जाए तो बड़ा नंबर -2 है, -2 में, राइट? बट यहां पर ज्यादा इलास्टिक कौन माना जाएगा? -4, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मैग्नीट्यूड 4 वाले का है। Negative is just an expression of law of demand. Greater the value of elasticity, the more sensitive quantity demanded is to the price. Value of price elasticity varies from -infinity to approach 0. While interpreting the coefficient, we consider only the magnitude of price elasticity. इलस्ट्रेशन पांचों आपने करने हैं, एक अपन करते हैं कोई सा तो भी इसमें से। चलो 4th वाला इलस्ट्रेशन अभी करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर
at price 9 per unit is 800. Its price falls by 25%. Quantity demanded rises by 160 units. Calculate its price elasticity of demand. Quickly एक बार आप लोग करेंगे बिना देखे, फिर अपन करते हैं. 1 मिनट का टाइम दिया. आया क्या? क्या आया आंसर प्राची? ओके, आंसर क्या आया पोस्ट कर दीजिए. ओके, देखते हैं क्या बोल रहे हो. क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट प्राइस 9 इज 800. प्राइस फॉल हो रहा है 25% से. अपना फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यहां पर सिंपली अपने को परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो दिया हुआ ही है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. पहले जो था 800 यूनिट्स था, अब जो है डिमांड राइजेस बाय 160 यूनिट्स, राइट. सो 800 160 डिवाइडेड बाय 800 कितना हो जाता है वो हमारा 20%. 20% डिवाइडेड बाय 25% इज 0.8. इस तरीके से कैलकुलेट होता है प्राइस इलास्टिसिटी. बस ये दो फॉर्मूलेज मेन अपने ध्यान में रखना. इलस्ट्रेशंस स्पेसिफिकली देखना. स्पेसिफिकली इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें बस एक वैल्यू आपको x लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा. x लेकर के भी नहीं, उन्होंने मतलब आपको समझ में आएगा. एक बार अच्छे से देखना, नहीं समझ में आए तो आप पूछो. 1 2 3 इज सिंपल. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट इलास्टिसिटी. पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है? बेसिकली अपन अगर बात करें प्राइस चेंज, पहले प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी है. अब प्राइस यहां पर हो गया नेक्स्ट वाले लेवल पर और क्वांटिटी इतनी हो गई. यहां पर अपने को इतना चेंज विजिबल है. बट कभी कभी क्या होता है, प्राइस में चेंज बहुत ज्यादा छोटा होता है. इसी को अपन वर्ड बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल. अगर वो चेंज प्राइस में बहुत ज्यादा कम है, इनफाइनाइटेसिमल है, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी का जो ऊपर फॉर्मूला देखा ना, वो जनरली मतलब कारगर नहीं रहता, वो पॉसिबल नहीं रहता, वो अपने को सही इंटरप्रिटेशन या सही वैल्यूज नहीं देता. वी यूज अ डिफरेंट थिंग, पॉइंट इलास्टिसिटी. प्राइस इतना था, क्वांटिटी इतनी, और वापस प्राइस ये बस इतना सा चेंज हुआ, दिखता भी नहीं, इतना सा बस चेंज हुआ और देयर इज चेंज. तो वहां पर अपन वी यूज पॉइंट इलास्टिसिटी. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, point elasticity is the price elasticity of demand at a particular point on the demand curve. उस point पर कितनी elasticity है वो अपने को बताता है when the change in price is infinitesimal. ठीक है. इसका फॉर्मूला अगर अपन देखें,
इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। यहां पर जो है डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट अपन लेके आते हैं, डेरिवेटिव यूज होता है, डेरिवेटिव ऑफ क्यू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। अब देखो इस पे क्वेश्चन एक आधी बार आया है, ठीक है, सप्लाई के इसमें ज्यादा आया है, बट एक बार अपन क्विकली देख लेते हैं डेरिवेटिव क्या कैसा क्या है। जनरली जो ऐसा क्वेश्चन का एक फॉर्मेट रहेगा ना आपको, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लो, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर 100, 200, 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपन डेरिवेटिव में अपन डिटेल में कुछ नहीं जाएंगे, जितना सिर्फ रिलेवेंट है उतना ही देखेंगे। ऑब्वियसली कोई भी एक नंबर का डेरिवेटिव इज 0। अपने को डेरिवेटिव ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ p चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ p है ना, इसको तो इग्नोर ही करने का। विथ रिस्पेक्ट टू है वो, अपने को मेन चाहिए डेरिवेटिव ऑफ q। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा q इज इक्वल टू 200 माइनस 2p, फॉर एग्जाम्पल ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, जैसा अपन ने देखा था ना a माइनस bp, वैसा इक्वेशन दिया रहेगा। प्राइस की वैल्यू दी रहेगी, सिर्फ प्राइस की वैल्यू अपन यहां से ही लेते हैं, प्राइस इज 30, ठीक है, ये भी ठीक है। अब आपको बोला जाएगा फाइंड आउट व्हाट प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब यहां पर अपने को डेरिवेटिव ऑफ q अपॉन डेरिवेटिव ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय p अपॉन q। p है अपने पास में, बिल्कुल है। q है क्या अपने पास? नहीं है, बट ये p की वैल्यू यहां पर डाल करके अपन q फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी आएगी q की वैल्यू? ये 30 डाल दिया तो 2 इंटू 30 60, वो 200 माइनस 60 140। p की वैल्यू है अपने पास में 30, q की वैल्यू है 140। अब क्या चाहिए अपने को? डेरिवेटिव ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ p। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाले टर्म का आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, दैट इज ये वाले इतने पार्ट का। डेरिवेटिव ऑफ 200 माइनस 2p। डेरिवेटिव ऑफ 200 तो अपने को पता है 0 है, वो इग्नोर कर सकते हो। डेरिवेटिव ऑफ 2p क्या रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ 2p इज सिंपली 2। ये जो वैल्यू होती है ना, वही आपकी वैल्यू होती है। ये हो गया शॉर्टकट मेथड। एक बार क्विकली लॉजिक, अपने पास में टाइम कम है बट स्टिल चलो एक बार लॉजिक देख लेते हैं। देखो, डेरिवेटिव ऑफ a इंटू बी रेज टू पावर c, इसका अगर अपन डेरिवेटिव निकाले तो क्या होगा? वो ये c जो है वो शुरुआत में आ जाता है, c मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर c माइनस 1। ठीक है, तो अगर अपन इसी हिसाब से 2p का डेरिवेटिव देखें तो यहां पर फिर अगर कुछ रेज में नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, राइट? तो ये 1 यहां पर आ जाएगा डेरिवेटिव इसका करने में। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय p रेज टू 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। कोई भी चीज का रेज टू पावर 0 इज 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वाला पार्ट इतना चाहे तो बस लिख लेना, अगर आपने पहले से लिखा होगा तो दैट्स फाइन। आपको एक शॉर्टकट, जैसा अपन ने शुरुआत में बोला, q की कोई भी वैल्यू दी रहेगी, फॉर एग्जांपल 100 माइनस 1.5p, आपके लिए सिंपली डेरिवेटिव ऑफ q अपॉन डेरिवेटिव ऑफ p, इसकी वैल्यू 1.5 रहेगी, बस। शॉर्टकट मेथड। कभी कभी ऐसा आपको ऐसे बहुत ही मजे लेना चाहे तो आपको पूछ सकती है फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ, मतलब यहां पर बोलेगी से फॉर एग्जांपल 200, या फिर ऐसा लेते हैं अपन 30p स्क्वायर प्लस 20p प्लस 30। फिर यहां पर कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? यहां पर कैलकुलेशन के लिए फिर आपको नहीं आएगा, आपको ऑप्शंस भी ऐसे दिए रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका कैलकुलेशन अपन करें
तो ये 2, ये वाला टर्म में 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 30, 60 मल्टीप्लाइड बाय पी, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा यहां पर, फिर 60p प्लस 20p का क्या आएगा, डायरेक्टली 20 आ जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 30 इज 0। आपको ऑप्शन में ये ही वैल्यू ऐसी दी रहेगी, 60p प्लस 20 प्लस 0 या फिर 60p प्लस 20, ऐसा जो है पूछ सकते हैं। Are we clear till here? Okay. Measurement of elasticity on a linear demand curve, क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक मेथड। तीसरी मेथड है अपने पास में, जियोमेट्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसमें, when elasticity varies along the curve as price and quantity change, the slope of a linear demand curve is constant। अगर अपने को जो है एक लीनियर डिमांड कर्व है, उस पे अपने को प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, तो वहां पर वी यूज ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मेथड जो है ना, ये अपने को बेसिकली एक फॉर्मूला दिया है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। ठीक है, एक डिमांड कर्व, फॉर एग्जांपल वी हैव लीनियर डिमांड कर्व। अब यहां पर एक चीज बताओ, अगर इस पॉइंट के, इस लाइन के एकदम बीच वाला पॉइंट में लूं, दिस इज माय लोअर सेगमेंट एंड दिस इज माय अपर सेगमेंट। ठीक है, दिस इज अपर, दिस इज लोअर। अब अगर एग्जैक्ट मैं बीच का पॉइंट लूं यहां पर, तो यहां पर मेरा लोअर सेगमेंट वुड बी इक्वल टू माय अपर सेगमेंट, दैट इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यहां पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अगर मैं नीचे जाते जाऊं एकदम, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कहीं पे देखूं, तो यहां पर जो है ये पूरी एरिया में, यहां पर लोअर पार्ट वुड बी लेसर कंपेयर टू अपर पार्ट। अपना फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर। तो लोअर की वैल्यू यहां पर कम रहेगी, अपर की ज्यादा रहेगी, तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। एकदम मैं लास्ट पॉइंट पर देखूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर मेरा लोअर सेगमेंट बाद में कुछ है ही नहीं, राइट। वहां पर क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट पूरा। अब 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करो तो वहां पर इलास्टिसिटी वुड बी 0। वैसे ही अपर साइड में, यहां पर पूरे एरिया में कहीं पर भी देखूं, तो यहां पर मेरा क्या रहेगा, लोअर सेगमेंट बड़ा रहेगा। अगर इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल देखें, तो यहां पर ये लोअर सेगमेंट मेरा बड़ा रहेगा, दैट इज न्यूमरेटर वुड बी मोर देन डिनोमिनेटर, ई वुड बी मोर देन 1। और एकदम ऊपर में देखें अगर अपन, तो यहां पर लोअर सेगमेंट पूरा रहेगा बट अपर का 0 रहेगा, दैट इज कुछ भी x डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, तो e इज इक्वल टू इंफिनिटी। बस इतना ही इंटरप्रिटेशन है इसका में, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। एक्चुअली मतलब यहां पर जॉइंट चाहिए, इसको अपन सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए उसको बताया है। नेक्स्ट इज आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी कब यूज की जाती है, बेसिकली व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटीज आर डिस्क्रीट एंड लार्ज। डिस्क्रीट एंड लार्ज बेसिकली एक स्पेसिफिक अमाउंट है बट बेसिकली लार्ज है। ठीक है, पॉइंट इलास्टिसिटी में इनफाइनाइट डेसिमल चेंज के लिए, आर्क में डिस्क्रीट या डिस्क्रीट एंड लार्ज। बट यहां पर एक और चीज, जब अपन आर्क इलास्टिसिटी यूज करते हैं, देखो क्वेश्चन में अगर दिया रहा कि आर्क इलास्टिसिटी से फाइंड करो, तो आर्क इलास्टिसिटी से करना पड़ेगा। बट देखो
अपन ने बोला प्राइस और क्वांटिटी। पहले प्राइस 10 थी जब क्वांटिटी 100 डिमांड होती थी, बाद में प्राइस 15 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम होकर के 70 हो गई। तो अपने को ये पता है कि पहले प्राइस एंड क्वांटिटी ये वाले पॉइंट पर थी, यहां से ये वाले पॉइंट पर आई है, यहां से ये वाले पॉइंट पर आई है। अपन परसेंटेज कैलकुलेट करते टाइम पर इसको बेस लेंगे, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 10 लेंगे। यहां पर 30 जो चेंज हुआ डिवाइडेड बाय 100 जो पहले बेस था वो लेंगे, राइट, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। बट आपको ऐसा कोई बेस दिया हुआ नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे 2 पॉइंट्स दिए हैं कि प्राइस है, एक पॉइंट पर प्राइस 10, क्वांटिटी 1000, दूसरे पॉइंट पर प्राइस इज 5, क्वांटिटी इज 1500। एक पॉइंट पर प्राइस है 10, क्वांटिटी इज 1000, दूसरे पॉइंट पर प्राइस इज 5 एंड क्वांटिटी इज 1500। अब कहां से कहां पर गई है क्वांटिटी एंड प्राइस ये अपने को पता नहीं है, कहां से कहां पर मूव हुई है ये पता नहीं है। तो किसको बेस लेंगे अपन, फिर किसको बेस लेंगे? ये अगेन किस टर्म को अपन बेस लेते हैं उसके हिसाब से भी नहीं क्या आंसर चेंज होता है। अगर इसको बेस लेकर के करें 10 से 5 हुआ, ठीक है, तो प्राइस यहां पर प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना होगा 50%। बट इसको बेस लेकर के किया 5 to 10 गया तो मतलब प्राइस में चेंज 100%। इस हिसाब से वहां पर वैल्यूज चेंज होगी। वो बोलते हैं उसके लिए अगर आपको बेस नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरा नया फॉर्मूला दिया है हमने, आर्क इलास्टिसिटी, व्हेन वी हैव टू मेजर इट ओवर द आर्क। आर्क नाम क्यों है ये? क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट बिटवीन दिस आर्क अपन जो है इलास्टिसिटी कितनी है वो मेजर कर रहे हैं। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। कोई भी एक जो डेटा है उसको आप P1 Q1 कंसिडर कर लो, दूसरे डेटा को P2 Q2 कंसिडर कर लो, और फिर ये फॉर्मूले को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। इसको फॉर एग्जांपल P1, इसको Q1, इसको P2, इसको Q2, या चाहे तो आप इसको P2 Q2 कर सकते हो, इसको P1 Q1 भी कर सकते हो। बट बस इतना ध्यान में रखना कि ऐसा मत कर देना इसको P1 बोला इसको Q2 बोल दिया, ऐसा मत करना। एक सेट ऑफ डेटा को 1 देना, एक सेट ऑफ डेटा को, एक पॉइंट को 2 देना, बस इतना एक पॉइंट इसमें ध्यान में रखने का होता है। That is arc elasticity. Now, interpretation देखो, डिमांड कर्व फॉर एग्जाम्पल मेरी ऐसी है, यहां पर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, जितना मेरा प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही ऑलमोस्ट नहीं क्या मेरा क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। जितना ये प्राइस में चेंज है A इज इक्वल टू ये क्वांटिटी में चेंज B, राइट। इसका मतलब ऐसे टाइम पर क्या रहेगा, माय वी कैन से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वुड बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर मेरा चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू माय चेंज इन प्राइस। जितना प्रोपोर्शन, जितना क्वांटिटी चेंज हो रही है उतना ही मेरा प्राइस भी चेंज हो रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और V से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस वुड बी 1 एंड V से यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब दूसरा केस, थोड़ा वो डायग्राम को टेढ़ा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिमांड कर्व ऐसी है। अब इस केस में पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी,
अब प्राइस में चेंज आया इतना सारा, यहां से यहां पर चली गई प्राइस, बट क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आया ही नहीं। प्राइस में चेंज इतना सारा है बट क्वांटिटी में चेंज जरा सा है, मतलब कंपेयर टू माय प्राइस का चेंज मेरी क्वांटिटी ने बहुत कम रिस्पॉन्ड किया है, राइट। माय चेंज इन क्वांटिटी is less responsive, very less responsive, or I can say change in quantity is less than change in price. That is, numerator would be lesser than denominator. Elasticity would be what? Less than 1, or we say relatively inelastic demand. This is what? Relatively inelastic demand. तीसरा वाला केस देखते हैं। ऐसा, फॉर एग्जाम्पल प्राइस है इतनी, क्वांटिटी डिमांडेड है ये एक लाइन पर, प्राइस कम हो गई तो भी क्वांटिटी इतनी ही डिमांडेड है, प्राइस ज्यादा हो गई तो भी क्वांटिटी इतनी ही डिमांडेड है, राइट। यहां पर वी गेट द पैरेलल डिमांड कर्व, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। दिस इज वी कॉल, यहां पर मतलब देखो प्राइस में चेंज कितना भी हो रहा है, क्वांटिटी में कुछ भी चेंज नहीं है, दैट इज क्वांटिटी में चेंज इन जीरो, दैट इज we say elasticity is zero because पर change in quantity divided by change in price में change in quantity zero आएगा, numerator zero आएगा, elasticity would be zero. This is perfectly inelastic demand, right? एक होता है रिलेटिवली इलास्टिक, यहां पर मैंने प्राइस में जरा सा चेंज आया इतना सा, बट क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गई, प्राइस में चेंज इतना सा है बट क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गई, दैट इज क्वांटिटी चेंज इज मोर रिस्पॉन्सिव दैट चेंज इन प्राइस, और वी कैन से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वुड बी मोर देन माय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज न्यूमरेटर वुड बी ग्रेटर देन माय डिनोमिनेटर। इस केस में इलास्टिसिटी वुड बी मोर देन 1, वी से रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और लास्टली होता है परफेक्टली इलास्टिक, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो ये एग्जैक्टली एकदम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, बट पैरेलल जैसा ही दिखता है तो उसको अपन पैरेलल ही बोलते हैं इन अवर नॉर्मल कन्वेंशन, क्योंकि प्राइस इतनी है तो फॉर एग्जांपल डिमांड इतनी है, प्राइस में जरा सा इतना सा चेंज आया तो डिमांड नहीं क्या एकदम से पूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनफाइनाइट लेवल तक चली जाती है। इसको अपन ज्वाइन करें तो ये थोड़ी सी नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर अपवर्ड स्लोपिंग जैसा भी है वो डिमांड कर्व रहती है, बट मोर और लेस इज पैरेलल, तो उसको पैरेलल ही अपन बोलते हैं। यहां पर जरा से प्राइस के चेंज की वजह से न्यूमरेटर में दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, इस केस में इलास्टिसिटी टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, बिकॉज चेंज इन न्यूमरेटर इज इनफाइनाइट एंड चेंज इन डिनोमिनेटर इज सर्टेन, प्राइस में जरा से चेंज की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हो गया क्वांटिटी में, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, वी से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। यही है पूरे इसमें हमने को दिया है। अगर आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू, इंटरप्रिटेशन में बस इतना है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू इज व्हाट इक्वल टू 1 तो यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन 1 तो रिलेटिवली इलास्टिक, इंफिनिटी तो परफेक्टली इलास्टिक, लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक, और 0 तो परफेक्टली इन इलास्टिक, कुछ भी रिस्पॉन्सिव नहीं है एट 0, वही बस यहां पर दिया है। एक बार ये टेबल और
ये आपके लिए देखो 2-3 चीजें हैं। एक तो जो इलस्ट्रेशन अपन ने बोले वो, दूसरा यहां पर नहीं क्या आपको पेज नंबर 2.22 पे ये 3 एग्जाम्पल्स है, इसको आपको आर्क इलास्टिसिटी से सॉल्व करना है। आई थिंक 5 मिनट के ऊपर नहीं लगेंगे। तो वो इलस्ट्रेशंस ये वाले प्लस वो 3 जो अभी बोले वो, उसका आंसर आपको 2.32 पे दिया है, और ये टेबल, ये एक बार आपने देख करके आना है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए रुकते हैं यहां पर, कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।